हेलो स्टूडेंट्स, एग्रीजोन फॉर एग्रीकोर्स प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं मदन स्वामी। आज अपने बात करेंगे जैविक खेती में नेक्स्ट पार्ट का जैव उर्वरक का अपने अध्ययन करेंगे, जिसमें अपने जैव उर्वरक से संबंधित सब बातों का अध्ययन करेंगे। शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा एग्रीजोन फॉर एग्रीकोर्स एंड्रॉयड एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए, या मैंने लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, जिस पर आपको अगर चाहिए जेट एग्रीकल्चर सुपरवाइजर एंड हमने 11th और 12th के बच्चों के लिए भी फाउंडेशन कोर्स चला रखा है, जिसमें एज ए कोचिंग की तरह पढ़ाते हैं हम। और हमारा प्लेटफॉर्म इतना शानदार है कि इससे हम आपको घर बैठे भी लाइव क्लासेस के द्वारा पढ़ा सकते हैं। जैसे आप व्हाट्सएप पर वीडियो कॉल करते हो, या आप किसी भी वीडियो कॉल ऐप की तरह ही हम उसको पढ़ाते हैं, बोर्ड के द्वारा भी, स्लाइड्स के द्वारा भी। आपको जिस भी तरीके से हमें उचित लगे, जैसा भी बच्चा है अप्रोप्रिएट समझे, उसी के आधार पर हम स्टडी है वो करवाते हैं। ठीक है, तो हम बात करेंगे जैव उर्वरक की। हमारा टेलीग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जिसमें एक आपको चैनल मिलेगा उस लिंक पर क्लिक करते ही, और उस चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि आपको आने वाली जो भी कृषि से संबंधित जितनी भी न्यूज है वो आपको मिल जाए, और साथ ही साथ आपका ज्ञान है वो रोजाना थोड़ी थोड़ी मात्रा में हम बढ़ाने का प्रयास है वो करते हैं। वहाँ पर आपको क्वेश्चंस दिए जाते हैं, वहाँ पर आपको टर्म्स का भी हम शेयर करते हैं। ठीक है, तो हम बात करते हैं जैव उर्वरक के बारे में। जैव उर्वरक या बायो फर्टिलाइजर, जैव उर्वरक या क्या कहा जाता है, बायो फर्टिलाइजर बोला जाता है। तो जो जैव उर्वरक या बायो फर्टिलाइजर्स होते हैं, ये क्या होते हैं? यह सूक्ष्म जीव होते हैं। ठीक है, या क्या हो सकते हैं, सूक्ष्म जीव हो सकते हैं या पादप हो सकते हैं। ठीक है, इनको क्या बोल दिया जाता है, इनको बायो इनोकुलेंट्स के नाम से भी जानते हैं। बायो इनोकुलेंट्स के नाम से भी जानते हैं, इनको बायो इनोकुलेंट्स भी बोला जाता है। ठीक है, जैव संवर्धन के नाम से भी इनको जाना जाता है। ठीक है, इन्हें सूक्ष्म जीव का टिक्का भी बोला जाता है, सूक्ष्म जीव का टिक्का भी बोला जाता है। ठीक है, इंजेक्शन भी बोला जाता है। तो कई इसके उपनाम हैं। ये क्या करते हैं, ये मृदा में जो भी पोषक तत्व होते हैं, किन पर वर्क करते हैं, ये पोषक तत्वों पर वर्क करते हैं। अब ये पोषक तत्वों में क्या क्या परिवर्तन लेकर आते हैं, तो पोषक तत्वों को ये घुलनशील बना देते हैं, उनको अनुपलब्ध अवस्था से ये उपलब्धता की जो अवस्था होती है उसके अंदर ला देते हैं। उसके बाद में इसको गतिशील बना देते हैं। क्या बना देते हैं, गतिशील बना देते हैं। इतने सारे कार्य करने का ये काम करते हैं। ठीक है, पोषक तत्वों को घुलनशील यानी सोल्यूलाइजिंग करते हैं, उनको अवेलेबिलिटी बढ़ाते हैं उनकी, और उनकी मोबिलिटी है उसको भी ये बढ़ा देते हैं, ताकि पौधे के लिए उनकी ग्राह्यता है, जो आप टेक करते हैं पौधे पोषक तत्वों को, वो बढ़ जाए। ठीक है, तो इनको बढ़ाने के लिए ये पौधे हैं वो, इनको जो जैव उर्वरक है इनका प्रयोग है किया जाता है इन कार्यों को करवाने के लिए। अभी अपने बात करते हैं जैव उर्वरक का जो मेजर पार्ट है उसके बारे में। ये तो था सूक्ष्म पार्ट, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, क्या काम करते हैं और इनको किन उपनाम से भी जाना जाता है। जैव उर्वरक बहुत प्रकार के होते हैं बेटा, जैव उर्वरक बहुत टाइप के होते हैं। हम सबसे पहले बात करें तो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया की बात करते हैं, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु की बात करते हैं। तो ये होते हैं दो प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं सहजीवी। कौन से होते हैं, सहजीवी, जिनको क्या बोला जाता है, सिम्बायोटिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिम्बायोटिक बोला जाता है, सिम्बायोटिक। और दो दूसरे होते हैं उनको असहजीवी बोला जाता है। क्या बोलते हैं, असहजीवी, या इसे नॉन सिम्बायोटिक के रूप में भी जाना जाता है, नॉन सिम्बायोटिक के रूप में भी जाना जाता है।
तो सिम्बायोटिक होते हैं यानी दोनों को लाभ होता है। नॉन सिम्बायोटिक को अपने फ्री लिविंग भी कह सकते हैं या मुक्त जीवी भी कह सकते हैं, जो किसी भी प्रकार की सहायता नहीं लेते हैं, न किसी को नुकसान पहुंचाते हैं, न किसी से लाभ अर्जित करते हैं। ठीक है, तो दो प्रकार के होते हैं, सहजीवी और असहजीवी। सहजीवी में सबसे पहले अपनी बात करें तो राइजोबियम आता है। कौन सा आता है? राइजोबियम आता है। जो राइजोबियम होता है वो कौन सी फसलों के साथ सहसंबंध बनाता है? यह दलहन फसलों के साथ सहसंबंध बनाता है और दलहन फसलों की जड़ों में ये निवास करता है। क्या बना के निवास करता है? गांठ बना के निवास करता है, नोड्स पाई जाती है। ठीक है, राइजोबियम जो होता है इसमें लेग हीमोग्लोबिन पाया जाता है, जिसकी वजह से ये क्या करता है? नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है, लेग हीमोग्लोबिन। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद में अगर अपने देखें तो इसके अंदर जो जीन पाया जाता है, कौन सा ऐसा जीन होता है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन का कार्य करवाता है? तो वो जीन होता है निफ जीन। कौन सा जीन होता है? निफ जीन। अगर राइजोबियम का अपने देखें तो जो नोड होती है, जो गांठ होती है, प्रभावी गांठ होती है, जो वास्तव में उसमें राइजोबियम है और पूर्ण रूप से वो क्या कर रहा है? पूर्ण रूप से मृदा में नाइट्रोजन स्थिरीकरण कर रहा है, वायुमंडल से नाइट्रोजन ले रहा है और मृदा के अंदर वो स्थिरीकृत कर रहा है। वैसे देखा जाए तो लगभग 1 हेक्टेयर के अंदर 8000 किलोग्राम नाइट्रोजन होती है, परंतु पौधों के लिए वो उपलब्ध नहीं होती है। ठीक है, तो उन जो राइजोबियम होता है वो वायुमंडल से नाइट्रोजन लेता है और नाइट्रोजन लेके जो गांठ होती है, प्रभावी गांठ, वो जो गांठ काम कर रही है अभी, उसका रंग कैसा होता है? गुलाबी रंग का होता है। कैसा रंग होता है बेटा? गुलाबी रंग होता है। ठीक है, और एक राइजोबियम का पैकेट होता है वो 200 ग्राम का आता है। बाजार में व्यापारिक रूप से कमर्शियल अगर अपने राइजोबियम का पैकेट खरीदने जाएं तो कितने ग्राम का होगा? 200 ग्राम का होगा। और एक जो पैकेट होता है वो कितने किलोग्राम तक अपने बीज उपचारित कर सकते हैं? तो 10 से 12 किलोग्राम बीज है वो इस राइजोबियम से अपने उपचारित कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में अगर अपने बात करें राइजोबियम की, तो राइजोबियम की बहुत सारी वैरायटीज होती है। ठीक है, सॉरी, स्पीसीज होती है जिनके द्वारा राइजोबियम का अपने इनोकुलेशन करके सीड के रूप में उपचार करने के काम में लिया जा सकता है। ठीक है, तो राइजोबियम की प्रजातियां होती है, स्पीसीज होती है वो, जैसे कि हमने एक तो राइजोबियम हो गया, एक एजो राइजोबियम हो गया और एक ब्रेडी राइजोबियम हो गया। ठीक है, जो राइजोबियम होता है वो तीव्र वृद्धि करता है, जो ब्रेडी राइजोबियम होता है वो थोड़ी सी लो ग्रोथ उसके अंदर पाई जाती है, और जो एजो राइजोबियम होता है उसमें सबसे लोअर ग्रोथ होती है। ठीक है, तो ये राइजोबियम के बारे में है जो कि सहजीवी संबंध बनाता है और मृदा में नाइट्रोजन फिक्सेशन का कार्य करता है दलहनी फसलों के साथ। और कौन करता है भाई? सिम्बायोटिक रूप से। और अगर अपने देखें तो एक एजोला होता है। कौन सा होता है? एजोला एक क्या होती है? जलीय फर्न होती है। क्या होती है? एक जलीय फर्न होती है। ये वाटर पर तैरती रहती है। ठीक है, और ये किसके साथ सहजीवन संबंध बनाती है? एनाबीना के साथ सहजीवन संबंध बनाती है। इसकी पत्तियों के अंदर एनाबीना शैवाल पाया जाता है और एनाबीना शैवाल पाए जाने के कारण ये इसको सहजीवन संबंध के अंतर्गत रखा गया है। एजोला का प्रयोग अपने पशुओं को खिलाने के अंदर भी कर सकते हैं क्योंकि वो एप्रोप्रिएट मात्रा में इसमें नाइट्रोजन पाया जाता है, और साथ में ही अपने धान की फसल में भी यूज कर सकते हैं। ये अपने को लगभग 20 से 25 किलोग्राम नाइट्रोजन है वो प्रति हेक्टेयर फिक्सेशन का कार्य कर सकती है। 1 हेक्टेयर में सर कितनी डालनी है? 8 से 10 किलोग्राम 1 से 2 टन एजोला कितना डाला जाता है? 1 से 2 टन अपने क्या करते हैं, या अपने कह सकते हैं 10 से 12 क्विंटल का प्रयोग भी किया जा सकता है, या 1 से 2 टन प्रति हेक्टेयर अपने क्या करते हैं, बीज के रूप में इसको डालते हैं। धान की रोपाई से पहले डाल सकते हैं या बाद में डाल सकते हैं, इसको तो पानी चाहिए। ठीक है, तो हरी खाद के रूप में भी इसका प्रयोग किया जा सकता है और साथ में नाइट्रोजन को
अपने फिक्सेशन करवाने के लिए धान की फसल के साथ में भी कर सकते हैं, पशुओं को खिलाने के लिए भी किया जा सकता है। जब एजोला का संवर्धन कर रहे होते हैं तो अपने को लगभग 10 से 12 किलोग्राम सुपर फास्फेट का प्रयोग अवश्य करना चाहिए ताकि इसकी ग्रोथ है वो अच्छे से हो सके। नेक्स्ट आता है SHGV। नॉन सिम्बायोटिक होता है वो 2 टाइप्स का होता है। SHGV कितने प्रकार का होता है? लगभग मेनली रूप से 2 प्रकार का होता है, परंतु मैं यहाँ पर आपको 3 तरीके से बताऊंगा। 3 प्रकार का होता है। पहला कौन सा होता है? पहला होता है वायवीय। कौन सा होता है? वायवीय, जिसके अंदर वायु की जरूरत होती है, वायु के बिना ये जीवित नहीं रह पाता है। दूसरा होता है अवायवीय, अवायवीय, और तीसरा होता है आंशिक वायवीय, आंशिक वायवीय, या अपने कह सकते हैं आंशिक या सूक्ष्म वायवीय, इसको बोला जा सकता है। तो कौन सा आता है बेटा? देखिए, वायवीय के अंदर ये फ्री लिविंग होता है, किसी भी प्रकार से न तो लाभ लेता है किसी से, लाभ देता जरूर है, लेता नहीं है किसी से कुछ भी, ठीक है। तो वायवीय की बात करें तो वायवीय में कौन सा आता है? वायवीय में आता है एजोटोबैक्टर। कौन सा आता है? एजोटोबैक्टर, जो कि वायवीय होता है। और आता है एसिटोबैक्टर, एसिटोबैक्टर। तो जो एजोटोबैक्टर होता है वो किन के अंदर प्रयोग करते हैं? एजोटोबैक्टर का प्रयोग अपने धान के अंदर कर सकते हैं, गेहूं के अंदर कर सकते हैं, जौ के अंदर कर सकते हैं, कपास में किया जा सकता है। इन सब के अंदर एजोटोबैक्टर का यूज किया जाता है, एसिटोबैक्टर का यूज किया जा सकता है। अवायवीय में कौन सा आता है सर? अवायवीय में क्लोस्ट्रीडियम, क्लोस्ट्रीडियम नामक जो अपना जीव होता है वह अवायवीय के अंतर्गत आता है। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाला अवायवीय जीव कौन सा है? तो कौन सा है? क्लोस्ट्रीडियम। उसके बाद में आता है आंशिक या सूक्ष्म वायवीय। अब ये होता है, देखिए, ये सिम्बायोटिक भी होता है और नॉन सिम्बायोटिक भी होता है, दोनों के अंतर्गत आता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखिए जो एजोस्पाइरिलम होता है, कौन सा? एजोस्पाइरिलम, एजोस्पाइरिलम होता है, यह इसका जो ग्रेमिनिकुल होता है उसके साथ आंशिक सहजीवन संबंध पाया जाता है, आंशिक सहजीवन संबंध पाया जाता है। जैसे अपने कह सकते हैं ज्वार के अंदर यूज किया जाता है, गन्ना के अंदर यूज किया जाता है, और इसका प्रयोग सब्जियों में भी करते हैं। किस में करते हैं? सब्जियों के अंदर भी इसका प्रयोग है वो किया जाता है। यह कुछ एक घासों के साथ सहजीवी संबंध भी बना लेता है, जिसे क्या बोला जाता है? एजोस्पाइरिलम बोला जाता है। क्या बोलते हैं बेटा? एजोस्पाइरिलम के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इतनी बात आप याद रखिएगा। आंशिक सहजीवी या आंशिक वायवीय प्रकार का होता है वो एजोस्पाइरिलम प्रकार का होता है, ठीक है। और वायवीय होता है वो कौन सा होता है? एजोटोबैक्टर होता है। इसके अलावा नाइट्रोजन फिक्सेशन का कार्य कुछ एक बैक्टीरिया भी करते हैं, कुछ एक बैक्टीरिया जो स्वपोषी होते हैं। उसके बाद में एक शैवाल होती है जिसे कहते हैं बीजीए, ब्लू ग्रीन एल्गी। बीजीए जो शैवाल होती है, नील हरित शैवाल बोलते हैं इसको, ये भी क्या करती है? नाइट्रोजन फिक्सेशन का कार्य करती है। अगर धान के खेत में इसका प्रयोग किया जाता है तो 8 से 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर अपने को इसका प्रयोग है वो करना चाहिए, और बदले में ये 20 से 25 किलोग्राम नाइट्रोजन अपने को प्रति हेक्टेयर उपलब्ध करवा देती है। कितनी? 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर नाइट्रोजन है वो अपने को अवेलेबल ये फॉर्म में लाकर दे देती है। तो ब्लू ग्रीन एल्गी का प्रयोग भी फ्री लिविंग के अंतर्गत अपने अध्ययन करते हैं, ठीक है। ये सारा नाइट्रोजन फिक्सेशन का मटेरियल है। अभी अपने बात करते हैं फास्फोरस का। किसकी बात करते हैं? फास्फोरस की बात करते हैं। तो जो फास्फोरस होता है वह अनअवेलेबल फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होता है?
अनअवेलेबल फॉर्म में होता है। इसे बोला जाता है फास्फोरस सोल्यूबलाइजिंग एंड मोबिलाइजिंग बैक्टीरिया या बायोफर्टिलाइजर। ठीक है, फास्फोरस होता है फास्फोरस सबसे ज्यादा उदासीन अवस्था पर अवेलेबल होता है, उदासीन पीएच पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। तो जो फास्फोरस को घोलने वाले हैं या गतिशील बनाने वाले हैं वो अलग अलग प्रकार के जीव होते हैं, या अवशोषक भी इसके प्रकार होता है। तो फास्फोरस को घोलने वाले, अवशोषक करने वाले और गतिशील बनाने वाले कौन कौन से हैं अपने बात करते हैं। सबसे पहले की बात करें तो जो सोल्यूबलाइजर होते हैं, ठीक है, जिनको क्या बोलते हैं अपने, घोलक बोलते हैं। क्या बोलते हैं अपने, घोलक या सोल्यूबलाइजर बोला जाता है इनको, सोल्यूबलाइजर। तो जो घोलक होते हैं वो 3 तरीके के होते हैं। सबसे पहला होता है कवक। फास्फोरस को घोलने वाले कवक की बात करें तो कवक कौन कौन से होते हैं। फास्फोरस को घोलने वाले कवक होते हैं वो अपने एस्परजिलस कवक होता है। कौन सा, एस्परजिलस। एस्परजिलस अवामोरी के नाम से भी जाना जाता है और एस्परजिलस कैंडिडस के नाम से भी जाना जाता है। एस्परजिलस कैंडिडस के नाम से भी जाना जाता है, कैंडिडस के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद में अगर अपने देखें तो जीवाणु, कुछ एक बैक्टीरिया जो होते हैं वो भी क्या करते हैं, इसका घोलने का काम करते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो सबसे पहले देखें तो अपने होता है एक तो बेसिलस पोलीमिक्सा। बेसिलस जीवाणु कौन कौन से होते हैं, पहला होता है बेसिलस पोलीमिक्सा। दूसरा जो जीवाणु होता है वो कौन सा होता है, बेसिलस मेगाथेरम, बेसिलस मेगाथेरम। और उसके बाद में जो जीवाणु होता है वो कौन सा होता है, स्यूडोमोनास स्ट्राइटा, स्यूडोमोनास स्ट्राइटा। 3 ये जीवाणु होते हैं। ठीक है, उसके बाद में एक्टिनोमाइस्टीज भी इसको घोलने को काम करता है। जो एक्टिनोमाइस्टीज होता है, वैसे तो ज्यादातर ये किसको खाता है, लकड़ी को, लकड़ी के किस पार्ट को खाता है, सेल्यूलोज को खाता है। एक्टिनोमाइस्टीज होता है वो भी इसका क्या करता है, अपने अपघटन करके घोलक बनाता है फास्फोरस को घोलने का कार्य करता है, घोलकर वो पौधों के लिए अवेलेबल फॉर्म में लाता है। और इसकी कौन सी स्पीसीज होती है, इसकी स्पीसीज होती है बेटा स्ट्रेप्टोमाइसीज, स्ट्रेप्टोमाइसीज नामक स्पीसीज है, वो फास्फोरस को घोलने का कार्य है करती है। उसके बाद में अगर अपने देखें एक होता है अवशोषक। तो जो अवशोषक होते हैं या एब्जॉर्बर अपने बात करें तो एब्जॉर्प्शन कौन करता है, वायुमंडल में उपस्थित जो भी फास्फोरस होती है या पौधे के अंदर जो भी होती है, तो वहां पर वेस्कुलर आर्बोस्कुलर माइकोराइजा है वो वर्क करता है। ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए माइकोराइजा क्या होता है। माइकोराइजा, माइकोराइजा जो पौधे होते हैं, पौधों की जड़ प्लस में जो कवक होता है उसके साथ संबंध पाया जाता है, उसे क्या बोला जाता है, माइकोराइजा बोला जाता है। ठीक है, वेस्कुलर आर्बोस्कुलर माइकोराइजा फास्फोरस को अवशोषण करने का कार्य करता है और वेम के नाम से जाना जाता है। यहां पर हमने बात की है, देखो नाइट्रोजन फिक्सेशन की और फास्फोरस को घोलक और मोबिलाइजिंग करने वाले बैक्टीरिया के बारे में, बायोफर्टिलाइजर के बारे में। सहजीवी में हमने पढ़ा राइजोबियम और एजोला। राइजोबियम दलहनी कुल की फसलों के साथ सहजीवन संबंध बनाकर नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है। एजोला है वो एनाबिना शैवाल के साथ सहजीवन संबंध बनाकर, एक जलीय फरन होती है और नाइट्रोजन का फिक्सेशन करती है। असहजीवी में हमने पढ़ा वायवीय प्रकार का होता है, अवायवीय प्रकार का और आंशिक या सूक्ष्म वायवीय प्रकार का।
वायवीय में एजोटोबैक्टर या एसिटोबैक्टर दो होते हैं, धान, गेहूं, जौ और कपास के अंदर यूज किए जाते हैं। अवायवीय में क्लोस्ट्रीडियम होता है। आंशिक या सूक्ष्म वायवीय में एजोस्पाइरलम होता है, जो कि आंशिक रूप से वायवीय होता है और आंशिक रूप से ही क्या होता है, सहजीवी होता है। और किसमें अंदर यूज किया जाता है, ज्वार, गन्ना और सब्जियों के अंदर यूज करते हैं। ज्यादातर इसका आंशिक सहजीवन किसके साथ होता है, ज्वार के साथ होता है। फास्फोरस को घोलने वाले कौन से कवक की बात करें तो एस्परजिलस अवामोरी और कैंडिडस होता है। जीवाणु की बात करें तो बेसिलस पोलीमिक्सा एंड मेगाथीरम होता है। उसके बाद में स्यूडोमोनास टाइटा आता है। और एक्टिनोमाइसिस की स्ट्रेप्टोमाइसिस स्पीसीज है, वो भी क्या करती है, फास्फोरस को घोलने का कार्य करती है। ये तो हो गई दो की बात, ठीक है। अभी और भी आते हैं इसके अंदर, और भी एग्जाम में कई बार इनसे कुछ क्वेश्चन है वो पूछ लिया जाता है, तो अपनी बात करते हैं। देखिए, एक एक करके अपने सभी चीजों का अध्ययन कर रहे हैं। और एग्जाम में आपका चाहे थ्योरेटिकल पोर्शन हो चाहे ऑब्जेक्टिव पोर्शन हो, आप इनसे कवर कर सकते हैं, आप इनसे सीख सकते हैं। तो देखिए, किसी कारणवश दोनों क्लासेज है वो नहीं हो पा रही है, सुबह की क्लासेज मिस हो रही है, एक दो दिन के बाद में हम शुरू कर देंगे, ठीक है। तो आगे अगर अपने देखें तो आगे वाला होता है जो कंपोस्ट अपने बनाते हैं, या अपने कह सकते हैं कि कार्बनिक पदार्थ का विच्छेदन करने वाले, ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोजर, OMD, ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोजर। तो ये कौन से होते हैं, सबसे पहला देखा जाए तो एस्परजिलस ही होता है। कौन सा, एस्परजिलस होता है। उसके बाद में एक्टिनोमाइस्टीज होता है, एक्टिनोमाइस्टीज होता है। और देखा जाए तो सेल्यूलोमोनास होता है, सेल्यूलोमोनास। और उसके बाद में अगर अपने देखें तो लिग्नोलाइटिक भी कुछ एक कवक बैक्टीरियाज पाए जाते हैं जो लिग्निन का विच्छेदन करते हैं, ठीक है। उसके बाद में देखा जाए तो एक ट्राइकोडर्मा का भी यूज किया जाता है कई बार ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करने के लिए। ट्राइकोडर्मा क्या होता है, एक फफूंद होता है। क्या होता है, एक फफूंद होता है, फंगस होता है एक प्रकार का। ट्राइकोडर्मा क्या होता है, एक प्रकार का फंगस होता है। और ट्राइकोडर्मा होता है, यह बीज उपचार के अंदर, मृदा उपचार के अंदर काम में लिया जाता है। और यह विभिन्न रोगों से क्या करता है, सुरक्षा करता है। ट्राइकोडर्मा क्या है, एक फफूंद है, फंगस है, बीज उपचार, मृदा उपचार के अंदर काम में लिया जाता है। विभिन्न रोगों के अंदर जो मृदा जनित और बीज जनित रोग होते हैं, सोइल बोर्न एंड सीड बोर्न जो डिजीज होते हैं, उनसे ये सुरक्षा करता है। ट्राइकोडर्मा होता है, उसका बीज उपचारित करने के लिए 5 ग्राम पाउडर का प्रयोग करते हैं प्रति किलोग्राम बीज के, बीज उपचार करने के लिए। और मृदा उपचार करने के लिए 1 से 2 किलो का प्रयोग किया जाता है, मृदा उपचारित हो जाती है। बुआई से पहले इसको प्रयोग करते हैं। ट्राइकोडर्मा एक फंगस है, ठीक है। एक होता है ट्राइकोग्रामा, उसका भी चलो मैं बता देता हूं एक्स्ट्रा। ट्राइकोग्रामा, ट्राइकोग्रामा, जो ट्राइकोग्रामा होता है वो एक अंड परजीवी होता है। कैसा होता है, अंड परजीवी, यानी जिसको एग पैरासाइट के नाम से जाना जाता है, एग पैरासाइट, ठीक है। दोनों का जो ऑर्डर होता है वो हाइमेनोप्टेरा होता है। कौन सा होता है, हाइमेनोप्टेरा। ट्राइकोग्रामा और ट्राइकोडर्मा दोनों का ऑर्डर होता है वो हाइमेनोप्टेरा होता है, ठीक है। यह एग पैरासाइट होता है, यानी दूसरों के जो जीव होते हैं उन पर ये अंडे देता है और उनको नष्ट करता है, यानी क्या है, एक अंड परजीवी है, ठीक है, एग पैरासाइट है। इसके होते हैं ट्राइकोकार्ड, जिनका साइज क्या होता है बेटा, साइज होता है 6x2 का, 6 इंच x 2 इंच, 6 बाई 2 का इनका साइज होता है।
एक ट्राइकोकार्ड पर सामान्यतः कितने अंडे होने चाहिए? 20,000 अंडे होने चाहिए बेटा। कितने? 20,000 अंडे होने चाहिए। परंतु जो बोरर कीट होते हैं, जो छेद बनाते हैं, ठीक है, जैसे गन्ना की फसल में स्टेम बोरर हो गया, ठीक है, बैंगन की फसल में बोरर हो गया, तो इनके अंदर अगर अपने कंट्रोल करना है तो कम से कम कितना होना चाहिए? अंडों का संख्या होती है वो 50,000 तक अंडे होने चाहिए। कितने अंडे? 50,000 तक अंडे एक कार्ड पर होने चाहिए। और प्रति हेक्टेयर 2.5 कार्ड छोड़े जाते हैं। 2.5 कार्ड प्रति हेक्टेयर का प्रयोग करके ट्राइको कार्ड के द्वारा अपने नियंत्रण कर सकते हैं। 5 से 6 बार अपने ट्राइको कार्ड का प्रयोग करते हैं एक फसल के परिपक्वन समय तक। उसके बाद में ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोजर के बाद में अगर अपने बात करें तो एक होता है जिंक को सोल्यूबलाइजिंग करने वाले। जिंक घोलक। तो जिंक को घोलने वाले कौन कौन से जीवाणु होते हैं? ठीक है, जीवाणु, पहले जीवाणु की बात करें तो वो होता है बेसिलस सुबिटुलम। बेसिलस सुबिटुलम, ठीक है, जिंक को सोल्यूबलाइजिंग करता है। दूसरा अगर देखें तो होता है थायोबेसिलस। थायोबेसिलस थायोकसिडस। थायोबेसिलस थायोकसिडस नामक जो बैक्टीरिया होता है वो क्या करता है? जिंक को घोलने का काम भी करता है। उसके बाद में स्यूडोमोनास भी क्या करता है? जिंक को घोलने को कार्य करता है। स्यूडोमोनास जिंक घोलने का कार्य ये भी करता है, ठीक है। उसके बाद में अगर देखा जाए तो सेकेरोमाइस नामक बैक्टीरिया होता है वो भी क्या करता है? जिंक को घोलने का कार्य करता है। तो ये है जिंक को घोलने वाले बेसिलस सुबिटुलम और थायोबेसिलस थायोकसिडस नामक जो बैक्टीरिया होते हैं वो जिंक को घोलने का कार्य करते हैं। उसके बाद में अगर देखा जाए तो फास्फोरस को पोटास को घोलने वाले जीवाणु भी होते हैं। पोटास घोलक। पोटास घोलक जो अपने बायो फर्टिलाइजर है उसको केले से अपने क्या किया गया है? केले के पौधे से पृथक किया गया है। केले के पौधे से नहीं, केले के पौधे की जो जड़ है, जड़ और जड़ों के पास में जहां पर जीव रहते हैं उस क्षेत्र को क्या बोलते हैं बेटा? राइजोस्फेयर बोलते हैं। राइजोस्फेयर। और इस राइजोस्फेयर से एक बैक्टीरिया को अलग किया गया, एक जीव को अलग किया गया जिसका नाम क्या है? फ्रूटेलेरिया ओरेंटिया। फ्रूटेलेरिया ओरेंटिया नामक जीवाणु है, उसको अलग किया गया और ये पोटास को घोलने का कार्य करता है। पोटास को घोलने हेतु इसका कार्य किया जाता है। जब भी अपने मार्केट से कोई भी इनोकुलेंट खरीदते हैं बायो फर्टिलाइजर का, तो उस इनोकुलेंट के अंदर 1×10⁸ तक जीवाणु होने चाहिए। कितने से में? उस घोल की सांद्रता अगर 1×10⁷ हो, 1×10⁷ के अंदर 1×10⁸ है वो इनोकुलेंट के अंदर अपने जितने भी इनोकुलेंट किसी का भी ले लीजिए आप, एजोटोबैक्टर हो, एजोस्पेरिलम हो, कोई भी हो, उसके अंदर इतनी मात्रा में जीवाणु है वो होने चाहिए। उसके बाद में अगर अपने देखें तो ये जो जितने भी जैव उर्वरक होते हैं, बायो फर्टिलाइजर होते हैं, वो 20 से 40% तक उपज में वृद्धि कर देते हैं। किस में वृद्धि कर देते हैं? उपज के अंदर वृद्धि कर देते हैं 20 से 40% तक फसल की। तो कई बार एग्जाम में ये भी पूछ लिया जाता है कि कौन सा है वो कितनी मात्रा में उपज की वृद्धि है वो करता है। तो इतना सारा आपका ये मटेरियल था जो कि हमने बायो फर्टिलाइजर के रूप में पढ़ा, ठीक है। और इन्हीं में से क्वेश्चन है आपसे पूछे जाते हैं।
कि कौन सा है वो किसको करता है। अगर सल्फर ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया की बात करें, एक बचता है सल्फर ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया, तो सल्फर का ऑक्सीकरण है वो कौन करता है, थायोबैसिलस करता है। कौन सा करता है, थायोबैसिलस करता है, थायोबैसिलस। कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको लेक्चर किस प्रकार के लग रहे हैं, कैसे आपको पसंद आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, दोनों बातें हैं आप मेरे को बताइएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाल घंटे को दबा दीजिएगा, और बाकी क्या बोलना है, हमारी ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। सर प्रमोशन ही प्रमोशन करते हो, तो प्रमोशन क्या है, ज़रूरी है थोड़ा सा प्रमोशन। तो हम क्या कर रहे हैं, हम तो बस आपकी सेवा कर रहे हैं एक तरीके से, ठीक है। और जो भी बच्चा अभी जेट की तैयारी कर रहा है या तैयारी करने का इच्छुक है, 11वीं 12वीं के बच्चे हैं, उन तक हमारे वीडियोस को ज़रूर पहुंचाते रहिएगा आप, ठीक है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।